हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नेत्रहीन सीईओ कैसे बना 500 करोड़ का मालिक। इसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही देश में लाखों करोड़ों दिव्यांग लोग हैं, इनको किस तरह की सामाजिक समस्याओं और जो आर्थिक समस्याएं होती है, इसी तरह से सरकार के जो योजनाएं होती हैं जो न मिलने के कारण से किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसे आप एक ग्राउंड रिपोर्ट के रूप में समझेंगे। जैसे श्रीकांत बोल रहा कि जीवन पर जल्द ही बॉलीवुड फिल्म बनने वाली है, इसलिए ये न्यूज में आ चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाए, जिससे जो दिव्यांग लोग हैं जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता, न्यूज चैनल में आपने देखा होगा कि कोई डिस्कस ही नहीं होता है, न्यूज़पेपर में भी वही हाल है। इसलिए मैंने इस पे सोचा कि इस पर एक विस्तार से चर्चा किया जाए, जिससे कि लोगों को जागरूक भी किया जाए कि इनकी संख्या बहुत अधिक है। सरकार को भी कुछ करना चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो एनजीओ होती हैं, उसके साथ ही जो हमारा एक मानव धर्म है, उस तरह से भी हमें इनको सहयोग देना चाहिए। इन सभी के बारे में आप सभी को आज इस वीडियो में विशेष जानकारी मिलेगी। इस नौजवान सीईओ ने करीब 500 करोड़ की एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जो इतना आसान नहीं होता है एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, और वह भी भारत देश में जहां पर इतनी अधिक सामाजिक समस्याएं व्याप्त है। तो चलिए विस्तार से इस मुद्दे को समझते हैं। ग्रामीण भारत में रहने वाले श्रीकांत जब 6 वर्ष के थे, तब लगातार 2 साल तक हर दिन अपने भाई और दोस्तों के साथ पैदल चलकर कई किलोमीटर दूर स्कूल पहुंचते थे। स्कूल में कोई इनसे बात तक नहीं करता था, क्योंकि ये देख नहीं सकते थे। गरीब अशिक्षित परिवार में जन्मे इनके समुदाय ने भी इनका बहिष्कार कर दिया। जिस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि अगर कोई कमी है तो लोग ताना जरूर मार देते हैं। 8 वर्ष की उम्र में नेत्रहीन बोर्डिंग स्कूल हैदराबाद में एडमिशन मिलता है, जो इनके घर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर इन्होंने तैराकी, शतरंज और क्रिकेट जैसे खेलों को भी सीखा। सभी की तरह इनका भी एक सपना था, एक इंजीनियर बनना, लेकिन इसके लिए गणित और विज्ञान पढ़ना जरूरी होता है, जो उस समय एक नेत्रहीन छात्र को पढ़ने की अनुमति नहीं। यह नियम इसलिए था क्योंकि बड़े बड़े ग्राफ और जटिल गणना होने के कारण से इन्हें समस्या माना जाता था। इसलिए ऐसे छात्रों को कला, भाषा, साहित्य और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता रहा। विज्ञान और गणित विषय पढ़ने की अनुमति के लिए इन्हें अपने अध्यापक के साथ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। अदालत ने फैसला सुनाया कि नेत्रहीन छात्र आंध्र प्रदेश राज्य बोर्ड के सभी स्कूलों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई कर सकते। फैसला आने से पहले हैदराबाद के एक स्कूल ने नेत्रहीन छात्रों को इन विषयों को पढ़ने की अनुमति दी थी। बस जरूरत थी कि पूरे राज्य में, क्योंकि ये एकमात्र छात्र तो थे नहीं, ऐसे ही लाखों करोड़ों दिव्यांग लोग थे जिनको समस्याएं हो रही थी, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको किसी का साथ भी नहीं मिल पा रहा था। फैसले के कुछ समय बाद ही श्रीकांत ने विज्ञान और गणित जैसे विषयों में 98% अंक 12वीं में प्राप्त की। इस तरह से पहले तो कहा गया कि आप पढ़ नहीं सकते, और जब इनको पढ़ने को मौका मिला तो इन्होंने 98% गणित और विज्ञान जैसे विषयों में प्राप्त की। इसके बाद इनका मन आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का था, लेकिन कोई भी कोचिंग सेंटर पढ़ाने को तैयार नहीं था। इन्होंने कहा कि हम आपके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो नहीं कर सकते। इसलिए श्रीकांत ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी एमआईटी को चुना। ये पहले नेत्रहीन अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे जिनका एडमिशन एमआईटी में। पढ़ाई के दौरान ही हैदराबाद में युवा विकलांगों को प्रशिक्षण और शिक्षित करने के लिए एक समन्वय सेंटर फॉर चिल्ड्रेन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी एनजीओ खोली, और अपने द्वारा जुटाए पैसों से एक ब्रेल लाइब्रेरी भी बनवाई। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी के लिए कई बड़े बड़े ऑफर मिले, लेकिन देश प्रेम और इनके जैसे लाखों दिव्यांगों के सामने ऐसे ही लाखों समस्याएं थी जिसको दूर करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए इन्होंने अमेरिका को छोड़कर अपने देश में रहने का फैसला। अगर इनकी कंपनी की बात किया जाए तो वर्ष 2012 में श्रीकांत ने भारत देश में बोलेंट इंडस्ट्रीज नामक एक कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी की शुरुआत की। कंपनी में पत्ती और कागज के द्वारा इको फ्रेंडली पैकेजिंग का निर्माण किया जाता है। एक जगह से शुरू होकर आज कंपनी की 7 यूनिट बन चुके हैं। कंपनी की वार्षिक कमाई 200 करोड़ रुपए से अधिक है। कंपनी की बाजार कीमत, जो मार्केट वैल्यू होता है, वो 500 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, जिसके बदौलत ही वर्ष 2021 में फोर्ब्स ने श्रीकांत को अंडर 30 एशिया लिस्ट में स्थान दिया। यह स्थान देश के उन बिजनेसमैन को दिया जाता है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम हो और किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया हो। क्या इस तरह से ऐसी कंपनी अचानक इतनी बड़ी हो गई? नहीं, एक समय ऐसा भी था जब बिजनेस शुरू करने के लिए कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही। तब भारत के प्रसिद्ध बिजनेसमैन रतन टाटा ने $1.3 मिलियन का निवेश कर इनकी मदद की, और आज कंपनी में रतन टाटा के साथ साथ कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने निवेश किया है। आज कंपनी में 1500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। खास बात यह है कि अधिकतर कर्मचारी इन्हीं की तरह दिव्यांग हैं। इनका मकसद आने वाले 2030 तक भारत को शिक्षा में आगे बढ़ाना, इसके साथ ही बढ़ती जो बेरोजगारी, जो समस्याएं बन चुकी हैं, उसको कम करना। इनको जो पुरस्कार मिले हैं समय समय पे, अगर आप पुरस्कार देखिए तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ विशेष पुरस्कारों के बारे में ही चर्चा करूंगा। जैसे प्रतिष्ठित युवा सेवा पुरस्कार,
तेलुगु फाइन आर्ट सोसाइटी यूथ एक्सीलेंस पुरस्कार, 2015 में प्रतिष्ठित न्यूज चैनल एनडीटीवी के द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, बिजनेस लाइन एंड चेंज मेकर अवार्ड 2018 में मिला। इसी तरह अगर आप देखें तो मलेशिया देश के द्वारा 2016 में इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, साथ ही इंडिया की नेत्रहीन क्रिकेट टीम से भी ये खेल चुके हैं। इस तरह इनका अपना विचार है कि मैं अपना जीवन समुदाय और समाज सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूं। मैं समाज में एक ऐसी जगह चाहता हूं जहां लोग मुझे एक आदर्श और महान नेता के रूप में देखें। एक देश में जहां लगभग 2% से अधिक आबादी विकलांग है, इस तरह से श्रीकांत बोल्ला सभी बाधाओं के खिलाफ प्रेरणादायी सफलता के प्रतीक और उदाहरण माने जाते हैं। तो अभी तक हमने श्रीकांत बोल्ला या किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया, लेकिन क्या देश में सिर्फ यही है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप पूरे विश्व की बात किया जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इनकी संख्या कोई कम नहीं है, 1000 2000 नहीं है, करोड़ों में संख्या है। इसलिए हमें सभी के बारे में अब यहाँ पे बात करना पड़ेगा। तो अभी अगर आप इसको समझें तो ये वीडियो का पार्ट 1 भाग हो गया। अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम पूरे विश्व को शामिल करेंगे। विशेषकर हम भारत देश को लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2,68,00,000 दिव्यांगजन है, जो भारत की कुल आबादी का 2.21% है, जिसमें देखने, सुनने, बोलने और मानसिक तौर पर समस्याओं से पीड़ित लोग शामिल। यह आंकड़ा किसी को भी सामान्य लग सकता है, लेकिन जब आप भारत के साथ अन्य देशों जैसे अमेरिका में देखें तो कुल आबादी का 20%, अर्थात प्रत्येक 5 में से 1 अमेरिकी यहाँ पे दिव्यांगजन है। ऑस्ट्रेलिया में 19%, श्रीलंका में 7%, नेपाल में 20%, भूटान में 6%, वहीं कनाडा में 14% लोग जो है इस तरह से दिव्यांगजन से पीड़ित है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल आबादी में 15% या 100 करोड़ लोग इससे प्रभावित है। इसके अनुसार अकेले भारत में 10 करोड़ लोगों की संख्या है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी संख्या इतनी अधिक है कि आप अगर सभी से तुलना करें तो पूरे विश्व की 15% जो जनसंख्या है वो किसी न किसी प्रकार से इस दिव्यांगजन से पीड़ित है। सभी देशों में आपको लगभग 20% तक विकलांगजन मिल जाएंगे। आंकड़े सभी लगभग में हमने बताया है, क्योंकि ऐसे आंकड़े बहुत लंबे समय के बाद ही सरकारें जारी करती है। भारत देश में आपको सटीक आंकड़ा आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संख्या बढ़ने पर सरकार को खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा। 92 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। यूएनओ ने वर्ष 1981 को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया। सर, तो इस तरह से देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में इनके लिए क्या नियम है, जो सरकारी सुविधाएं या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनको किस तरह से मिलती है। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 उन दिव्यांगजनों को कुछ लाभ की व्यवस्था करता है जो एक चिकित्सा प्रभारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। ये प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं, अगर जिनके पास ये होगा उन्हीं को सरकारी लाभ मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60% दिव्यांगजन के पास ये प्रमाण पत्र था। तो इस तरह से 40% लोग कहीं ना कहीं वो शामिल नहीं है, जो सरकारी आंकड़ा है, जिसका फायदा सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और सरकारी लाभों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसी तरह 2016 में भारत सरकार ने द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया, जिसमें ऐसे लोगों को सुविधा, सम्मान और अन्य अधिकारों को ध्यान में रखा गया। जहां तक सरकारी प्रयास की बात है तो दिव्यांगजन देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन है। यदि इन्हें समान अवसर और प्रभावी उपाय उपलब्ध हो तो अधिकांश व्यक्ति बेहतर जिंदगी जी सकता है। इसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति तैयार किया है, जिसके तहत दिव्यांगजनों की शिक्षा, स्वरोजगार, सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में रोजगार, सहायक उपकरण, रहने की व्यवस्था, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना और जो सामाजिक सुरक्षा होती है, जिस तरह से लोग समाज में व्यवहार करते हैं, इन सभी के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और परिवहन को बाधा मुक्त बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष 3 दिसंबर को 14 व्यापक क्षेत्रों में प्रदान करती है। तो इस तरह से इनके सामने समस्याएं क्या है, क्योंकि समस्याओं के बारे में हमें विशेष से चर्चा करना होगा, जिससे आप सभी को समझ में आए कि किस तरह से इनको समस्याओं का सामना समय समय पे करना पड़ता है। एक समस्या पेंशन का है। केंद्र सरकार विकलांगता पेंशन के लिए मात्र 300 रुपए हर महीने देती है, जबकि दिल्ली सरकार 2500 रुपए, वहीं कई राज्यों में आपको 500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इनका कहना है कि हमें उपकरण बांटकर नेतागण फोटो खिंचा लेते हैं, मगर उपकरण ही हमारा एकमात्र जरूरत नहीं है, हमें अवसर भी मिलना चाहिए। सड़क दुर्घटना विकलांगता का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, जिसमें भारत का प्रथम स्थान है। फरवरी 2012 में जब भारत देश को पोलियो जैसी बीमारी से मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला तो उस समय तक करीब 122 देश पोलियो से मुक्त हो चुके थे। सबसे अंत में भारत, पाकिस्तान सहित 4 देश ही बचे। फिर भी भारत में पोलियो की दवा को बहुत ही पहले से बंद कर दिया गया। दिव्यांग लोगों की आबादी को विश्व के सबसे बड़े गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूह के रूप में देखा जाता है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी होने के बाद भी पिछले 70 सालों में मात्र 4 सांसद और 6 विधायक ही
ऐसे रहें जो प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगता से पीड़ित रहें। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 45% लोग निरक्षर और गरीब परिवारों में रहने वाले हैं। इसके कारण से इनकी समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि गरीब परिवारों में गर्भवती महिलाओं की आवश्यक देखभाल की कमी का सामना करना, जिसके कारण से गर्भावस्था के दौरान बच्चे जन्मजात दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70% दिव्यांग ग्रामीण क्षेत्रों और पूरे विश्व के 80% दिव्यांग विकासशील देशों में रहते हैं। वर्तमान में भी देश में जागरूकता, देखभाल, अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। समाज का एक बड़ा वर्ग इन्हें सहानुभूतिपूर्ण, दया और देश के तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखता है। भारत देश 1968 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में शामिल हुआ और 1972 में भी प्रतिस्पर्धा की, लेकिन इसके बाद 1984 तक इस खेल से दूर रहा और आज तो इसमें भारत शामिल है, लेकिन अभी भी भारत देश शीतकालीन पैरालंपिक खेल में कभी शामिल नहीं हो पाया, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या भी मानी जा रही है। जागरूकता बढ़ाने के लिए समय समय पर कई फिल्मों का निर्माण किया जाता है। आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा, लेकिन कई फिल्म और देख सकते जैसे जीवन नया, आदमी, धनवान, ब्लैक, तारे जमीन पर, कोशिश, स्पर्श, दीवा, थिरुमगल। इस तरह से हमें यह भी समझना होगा कि जिस तरह से एक सामान्य इंसान को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है देश में आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, अगर इसी तरह से हम दिव्यांग जनों को इस तरह से सुविधाएं दें तो क्या ये देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लगभग 10 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो भारत के हैं। इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही कुछ किया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2020 के अवसर पर चेन्नई के 50 नेत्रहीन लोगों ने 6 घंटे में 50 कुर्सियां बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले व्यक्ति हैं अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। बचपन से ही डिस्लेक्सिया से परेशान है। डिस्लेक्सिया में यह होता है कि पढ़ने और लिखने में समस्याएं होती हैं, लेकिन आज किन ऊंचाइयों पे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा नाम है ईरा सिंघल, एक आईएएस अधिकारी हैं जो 2014 में यूपीएससी एग्जाम को टॉप, जो स्कोलियोसिस से पीड़ित हैं। इसके बाद का नाम है ज्योति आमगे। इनके नाम दुनिया की सबसे छोटी जीवित महिला होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कई टीवी शो में भी नजर आ चुकी। सुरेश एच आडवाणी एक प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्हें भारत में हेमटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है, जो पोलियो से प्रभावित है। इसी तरह भरत कुमार एक पैरा तैराक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय और 50 से भी अधिक पदक जीते हैं। बाएं हाथ के बिना इनका जन्म हुआ था। अगला नाम है एच बोनीफेस, भारत के पद्मश्री पुरस्कार व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला। लुटेरे ने बैग और सोने की चेन छीनने की कोशिश में ट्रेन से इनको बाहर फेंक दिया, जिसके कारण से बाएं पैर के घुटने के नीचे काटना पड़ा। इसके बाद अगला नाम है रविंद्र जैन, एक अनुभवी भारतीय संगीतकार, गीतकार, सैकड़ों हिंदी फिल्मों में और टीवी शो में संगीत दिया, जैसे राम तेरी गंगा मैली, आंखियों के झरोखे से, मेहंदी, गीत गाता चल, ये सब आपने सुना भी होगा, और रामायण जैसे टीवी सीरियल में सहयोग किया। अगला नाम है अजीत जोगी, 1971 बैच के आईएएस अधिकारी जो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। गर्दन में चोट लगने और रीढ़ की हड्डी को गंभीर क्षति हुई थी, जिसके बाद भी इन्होंने देश के लिए बहुत ही कुछ किया। इसी तरह यस जयपाल रेड्डी एक भारतीय राजनेता जो केंद्रीय मंत्री बने, 5 बार लोकसभा सदस्य, 1998 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति और सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले ये व्यक्ति माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने लगभग 10 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात किया जिनको अवसर मिला, इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही कुछ किया। इसी तरह से आपके आसपास भी हजारों ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनको आपने देखा होगा, उनसे आपने कुछ सीखा होगा। सभी देश की सरकारें अपने अपने हिसाब से इनकी मदद करती हैं, लेकिन एक इंसान होने के कारण से हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हम इनकी मदद करें, लेकिन मदद करें तो किस प्रकार से करें। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं, अगर नहीं किए हैं, तो आप इनकी मदद जरूर करें। जैसे क्या करें क्या ना करें, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप किसी दिव्यांगजन को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगर हम उसको देखे हैं, सुबह के टाइम में लोग अगर इस तरह से बात करते हैं कि अगर उसको सुबह में हमने देखा तो पूरा दिन ही खराब चल जाता है। ऐसी बातें अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत देखते हैं या गलत आप सोचते हैं। क्या आप इन्हें अपने आप से भिन्न मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं तो आप गलत हैं। यदि हाँ, तो अगली बार जब किसी दिव्यांगजन से मिलें तो इनसे समानता का भाव रखें, इनके प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जैसे आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं मुझे मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसी तरह से आप इनके बारे में भी सोचें कि अगर इनको भी अवसर दिया जाए, इनको भी वो सुविधाएं दिया जाए तो ये भी देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही कुछ कर सकते हैं। यदि मदद की जरूरत हो तभी मदद करें, किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें। देखा जाता है कि लोग फोटो खींचने के लिए, नाम के लिए, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं।
अपनी ओर से कभी भी इनसे विकलांगता के बारे में बात ना करें। यदि बात हो भी जाए तो बात को बदलने। इसके साथ ही सबसे अंतिम पॉइंट जो हमारे निष्कर्ष के रूप में है कि दिव्यांग या विकलांगता जैसे शब्दों के प्रयोग मात्र से ही इनके प्रति बड़े पैमाने पर जो सामाजिक विचारधारा फैली हुई है उसको नहीं बदला जा सकता। इसके लिए सरकार द्वारा नागरिक समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जहां किसी की भी दिव्यांगता पर ध्यान दिए बगैर सभी का स्वागत और सम्मान किया जाए। इस तरह से मैंने आज इस सामाजिक समस्याओं के बारे में बात किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को इतने अधिक शेयर करिए जिससे जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको भी पता चले कि जो अधिकार दिया गया है, जिस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आदमी मन से हार गया तो वो पूरी तरह से हार जाता है। जिससे अगर वो जो मैंने अभी 10 एग्जाम्पल बताए, ऐसे आपके पास हजारों एग्जाम्पल होंगे जो उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर भी इस तरह से समस्या आ रही हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, तो फिर आपको इन समस्याओं से कहीं ना कहीं लड़ने के लिए आपको जो हिम्मत है, जो इस तरह से सामर्थ्य होती है, वो आपको मिलेगी। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।